शुरू करते हैं। सबको विशेष रूप से धन्यवाद इस क्लास में को ज्वाइन करने के लिए। हो सकेगा तो हम और जल्दी क्लास को रखने की कोशिश करेंगे। 8 और 8:30 के बीच का जो डिफरेंस है वो 8:30 ही रहेगा, क्योंकि बाकी टीचर्स को डिस्टर्ब हो जाएगा मेरी वजह से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्लास के सेटअप को समझें। मैंने दो क्लासेस में आपको ये समझाने की कोशिश की कि मैं कौन सी दिशा में सोच करके आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं उस डायमेंशन में आप सभी को नहीं ले जाना चाहता जहां सब लोग पढ़ते हैं, जिस दिशा में सब लोग पढ़ते हैं। हमें अपने ट्रैक को चेंज करना है, क्योंकि हमें इस बार पास होना है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे जो स्टूडेंट्स को पास कराना है, अब वो एक चैलेंज है, वो करना ही है। इसी दिशा में आज इस क्लास में मैं कुछ विशेष बातें और बताऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लिया जाए। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल पॉइंट पे आते हैं। पेपर 2024 के एनालिसिस की एक सीरीज हमने शुरू की और मैंने आपको कहा कि सबके जैसा वो हिस्ट्री को उस तरीके से या जियोग्राफी को उस तरीके से पढ़ने से अच्छा है कि हम उसमें से वो पॉइंट्स को पकड़ें जो एग्जाम में आता है। और आप सब लोगों ने 2 दिन में इसको पकड़ा भी। आप सबको ये समझ में आने लगा कि हाँ, हमें जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है, ना कि एक गधे बच्चे जैसे वो पढ़ना है जो किताबों में दिया हुआ है। क्योंकि किताबों में जो दिया हुआ है वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब आप याद कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वहां प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत की 3 बड़ी बड़ी किताबें आती हैं। और ऐसे ही एक नया सिलेबस जोड़ा गया या नया हिस्सा जोड़ा गया, उसकी एक अलग किताब बन सकती है। हिस्ट्री की ही किताब 3 महीना खराब कर देगी अगर आप उसको बहुत डीप में पढ़ने गए कि औरंगजेब ने कौन से रंग का जूता पहना है। तो वो हमें नहीं करना है। करना क्या है, आज एक विशेष बात मैं आपके दिमाग में और इनपुट डाल रहा हूं। अगर मेरा आप सभी से ये प्रश्न रहे कि 2024 में कौन सा शब्द है जो भारत में सबसे ज्यादा ट्रेंड किया हो, सबसे ज्यादा बार बोला गया हो, सबसे ज्यादा बार उपयोग किया गया हो, या सर्वाधिक केंद्र में कौन से विषय या शब्द को रख करके बातें की गई, अगर ये मेरा आप सभी से प्रश्न रहे तो आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा एक ऐसा पॉइंट, कौन सी ऐसी एक चीज है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रही, सबसे ज्यादा सेंटर में रही। आप लोग बताइए, फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी वही होगा। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आपके दिमाग को थोड़ा सोचने के लिए विवश करूं। आप सब लोग सोचे उस तरीके से जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप सोचना सीख जाएं। आप लोग कमेंट करके बताइए। श्रेया बताइए, कपिल आप बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द था 2024 में जो सबसे ज्यादा सेंटर में रहा, जिसके बिना बातें ही नहीं हुई, सारे न्यूज़पेपर का वो मूल शब्द रहा। गुलामी की क्या लिखा है काना, मानसिकता से नहीं, ठीक है। चलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूं, क्योंकि 10 सेकेंड पीछे चलता है आपका कमेंट, तो आप करेंगे उसके बाद यहां आएगा। अब वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस ना हो, इसलिए मैं फटाफट इसको ले लेता हूं। इलेक्शन वॉर, कपिल आपने लिखा। भाई इतने सारे शब्द मत लिखिए। उमा गुड मॉर्निंग। चलो बहुत सारी बातें छोड़ो, मैं खुद ही बता देता हूं कि 2024 में सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक रहा, जिसके आसपास सारी राजनीतिक बातें हुई, न्यूज़पेपर्स की बातें हुई, वो टॉपिक रहा। अब आपको याद आएगा कि हाँ यार, ये हम क्यों नहीं सोच रहे थे। दिख रहा है, राम मंदिर। सबसे ज्यादा बातें जिस टॉपिक पर हुई वो टॉपिक था मंदिर। मंदिर के आसपास बातें घूमती रही, क्योंकि मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। सारे पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स थे वो राम मंदिर को सेंटर में कर रहे थे या सेंटर में बता रहे थे। आप सबको याद हो तो इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग विषय जो था वो राम मंदिर था, हम सब लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए। श्रेया बोल रही है कि मैं यही बोलने वाली थी। अरे बोला क्यों नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपसे जो सोचने के लिए आपको विवश करना चाहता हूं, बहुत प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं।
मैंने आपको ये कहा कि 2024 में कौन सा ऐसा एक शब्द था जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहा हो, हर बात में उस बात की बात रही हो, वो कौन सा था? आप सबसे मैंने पूछा, ठीक है, मैंने बताया कि राम मंदिर। यहां से एक सीख हमें लेनी है कि अगर इस साल पूरे साल मंदिर 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 करते रहे तो क्या एग्जामिनर हमसे ये प्रश्न पूछे किसी मंदिर के निर्माण का, जैसा 2024 के प्रीलिम्स पेपर में आपको एलोरा मंदिर के ऊपर पूछा गया था। याद करो, 2024 में एक प्रश्न पूछा हमसे एलोरा मंदिर का। तो जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हमारे सोचने की क्षमता क्या हमें ये इंडिकेट करती है कि नहीं, हमें भारत के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो सारे याद कर लेने चाहिए। ये अगर आपके मन में आने लगा तो अब आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। क्योंकि देखो, आप देखो कि उसने एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश की परीक्षा में, मध्य प्रदेश से रिलेटेड 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा था, जैन तीर्थ का, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ का। क्यों पूछा गया? क्योंकि 2023-24 में जैन तीर्थ जो है उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं रही, बहुत सारी बातें रही। एक स्थान था जहां से मिट्टी धंसने लगी थी, सम्मेद शिखर का नाम आपने सुन लिया होगा, बहुत सारी ट्रेंडिंग में ये रहा, इसलिए ऐसा प्रश्न आ जाता है। अब मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं कि अगर 2024 में सबसे केंद्र में एक विषय या एक पॉइंट रहा जो कि राम मंदिर था, तो हमारी परीक्षा में क्या देखने को मिला। देखो, ये मैं सब चीजें आपको समझा चुका हूं कि हर यूनिट से 10-10 नंबर का आया, इसलिए यहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश से 42 क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस दोनों हमें पढ़ने होते हैं क्योंकि दोनों बराबर एग्जाम में आते हैं। इतिहास से कुल 10 प्रश्न थे पहली यूनिट से, जिसमें संकल्पना से 4, प्राचीन्य से 2 और माध्यमिक से 4 पूछे गए थे। ये भी आपको समझ में आ गया। अब हमने इसके अंदर की डिटेल भी देख ली कि भाई संकल्पना में से 4 प्रश्न कौन से थे, प्राचीन से 2 प्रश्न कौन से थे, आधुनिक से 4 प्रश्न कौन से थे। यहां पर हमने एक पॉइंट ये भी देखा कि भैया हमसे एक प्रश्न पूछा था राष्ट्रकूट कैलाश मंदिरों का। ये पॉइंट पर थोड़ा फोकस कीजिए, मैं आज इसी को आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में ये प्रश्न बना तो कारण क्या रहा होगा इस प्रश्न के बनने का। क्योंकि पूरे साल भर हम मंदिर मंदिर करते रहे तो एग्जामिनर के दिमाग में, वो भी तो इंसान है, उसके दिमाग में ये मंदिर पॉइंट आना चाहिए, और उसने एग्जाम में 100 में से एक प्रश्न मंदिर पर बनाया। तो अगर उसने ये, मध्यकाल से तो कोई था नहीं प्रश्न, अगर उसने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था गुहा मंदिरों में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहां पूछ रहा है, मतलब हमें लोकेशन याद होनी थी कि अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, एलिफेंटा में, तो सबको पता हो गया। वो तो एग्जाम ने जब आंसर की दी, हमारा गलत भी हुआ, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, 90% लोगों ने इसको सही किया, सरल था प्रश्न। तो क्या अब हमें अगली परीक्षा के लिए मंदिर नाम का टॉपिक पूरा ही तैयार कर लेना चाहिए? कर ही लेना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर लोग मंदिर ही तो घूमने गए, बहुत सारे धार्मिक कार्य हुए इस साल। तो हो सकता है कि एग्जामिनर भी किसी मंदिर को घूमने चला गया हो, नहीं भी गया हो तो वो न्यूज़पेपर में किसी मंदिर की बात पढ़ ले। क्योंकि इस साल जब राम मंदिर का फैसला या राम मंदिर के निर्माण की पिक्चर हुई, फैसला तो पहले आ चुका था, राम मंदिर का इनॉग्रेशन जब हुआ तो बहुत सारे बाकी के मंदिरों पर भी सेम पैटर्न पे केसेस लगे, और इसलिए बहुत सारे मंदिर न्यूज़पेपर के हाईलाइट में रहे। साल भर में जो न्यूज़पेपर के हाईलाइट में हिस्ट्री रही वो आपसे पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि जो पूरे भारत के इंपॉर्टेंट मंदिर हैं वो आपको इस क्लास में रटवा दूंगा। एक पॉइंट और रटेंगे साथ में, लेकिन अब हम हमारे दिमाग में ये पॉइंट सेट कर लें कि विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है, याद रटना है, विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में, विंध्याचल खैर मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा इसमें कवर होता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके के भी ट्रेंडिंग है कि विंध्याचल पर्वत में कौन सा मंदिर स्थित है, या विंध्याचल पर्वत मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो जगह भी पूछ लेता है, कभी कभी पर्वत भी पूछ लेता है, तो मैं दोनों बताने की कोशिश करूंगा जहां जहां मुझे लगेगा। सबसे पहला आपको रखना है याद, विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है, विंध्याचल में है, सिंपल है। और विंध्याचल, पूर्वांचल, ये सारे चल जो है उत्तर प्रदेश में है, आपने मूवीज में नाम सुन रखे हैं। अष्टभुजा मंदिर कहां पर है, अष्टभुजा मंदिर भी उत्तर प्रदेश में है।
पहले मैं ये वाले मंदिर आपको थोड़ी देर बाद याद कराऊंगा, क्योंकि ये हमारे सुने सुनाए से टाइप के होते हैं। पहले हम दक्षिण भारत के मंदिर याद कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। चलो गुजरात से शुरू करते हैं, बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश का मंदिर इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि हमें वो सुनने में आते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं हम, याद हो जाएंगे आसानी से, इसको बाद में देखेंगे। देखो याद रखा करो, जो सबसे सरल है उसको आखिरी में रखो, ताकि हमारी एनर्जी बहुत कम वेस्ट हो उस पर। पहला क्वेश्चन, गीता मंदिर कहाँ है? गीता मंदिर अहमदाबाद में। कहाँ है? पूरे भारत में बहुत गीता मंदिर नहीं है, एक ही है। या महत्वपूर्ण जो, देखो हो सकते हैं 10-15 हो, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहाँ है? गीता मंदिर अहमदाबाद में। तो कैसे याद रखेंगे? गीता मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है गीता मंदिर? गुजरात में। याद हो जाएगा बहुत। अब याद करना कि अहमदाबाद में। तो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम किताब कौन सी है? गीता। श्रीमद् भागवत गीता जिसने पढ़ ली उसे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, ऐसा माना जाता है, और ऐसा है भी। तो अहम, अहम महत्वपूर्ण मैं शब्द बोलता हूं तो अहम, अहम भी तो है वो। अहम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? तो वो गीता है, अहमदाबाद में है। मां अंबा का मंदिर और नेमीनाथ का मंदिर, ये दोनों जूनागढ़ में है, और जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर है, और गिरनार पर्वत गुजरात में है। दोनों कैसे याद करोगे? देखो गुजरात है ना, ये रात जो है इसमें हमारी मतलब छोटे छोटे बच्चों को कौन सुलाता है? माता सुलाती है। तो रात में माँ जो है अंबा सब बच्चों को सुला देती है, ऐसे याद कर लो। कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। नेमीनाथ का मंदिर है ना। अब आजकल तो सबको कोई काम की चीज याद रहती नहीं, सब गुजरात से ही चल रहा है। अंबानी गुजरात, रिलायंस गुजरात, या जितने भी बड़े इंडस्ट्री स्टेट्स हैं सब गुजरात से गवर्न हो रहे हैं। इसलिए सेंटर बन गया गुजरात जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं या केंद्र की सरकार को संभाला है। तो गुजरात में ये सबके नाम, नेमीनाथ को मैंने नाम कर लिया है ना, तो सबके नाम कहां से जुड़ गए? गुजरात से जुड़ गए। याद हो गया होगा। ठीक है, दो बातें हमने याद की, गीता मंदिर और मां अंबा और नेमीनाथ का मंदिर। द्वारकाधीश का मंदिर, अब जिन बच्चों को ये याद नहीं है वो भी याद करें। देखो मैं बोल रहा हूं, मैंने अभी क्या कहा आपको, 2024 में सर्वाधिक उपयोग किया गया शब्द कौन सा था? मंदिर। तो हो सकता है कि अगली एग्जाम में, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है अभी, पिछले 5 एग्जाम्स देखिए आपके, एक न एक पेपर में, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन मंदिर पर जरूर रहेगा। 2024 के प्रीलिम्स में जैसे एलोरा मंदिर की बात की गई थी, उसके पहले आपने देखा होगा राम मंदिर लक्ष्मण मंदिर की बात की गई थी, मतलब वो छतरपुर वाले जो एरिया है उसमें की, ये जो फॉरेस्ट के एग्जाम हुए उसमें वो राजा राम मंदिर पूछ लिया था। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मंदिर दिखाई दे रहा है, तो हम भारत के सारे मंदिर क्यों नहीं याद कर लेते? इंपॉर्टेंट, वैसे तो भारत में 1 करोड़ मंदिर है, सब नहीं याद हो सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट। तो द्वारकाधीश की पत्नी का नाम हो गया रुक्मणी। तो द्वारकाधीश और रुक्मणी मंदिर कहाँ है? द्वारिका में, और द्वारिका गुजरात में, आप सबको पता है। इस साल मोदी जी खुद चले गए द्वारिका दर्शन करने, समुद्र के अंदर चले गए, तो ट्रेंडिंग रहा ना, तो पूछा जा सकता है कि रुक्मणी मंदिर कहाँ है। अब क्योंकि द्वारिकाधीश मंदिर तो पूछेगा तो फिर भी लोग बहुत ट्रिक लगा लेंगे कि यार द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका में होगा, लेकिन अगर रुक्मणी मंदिर पूछा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आप याद कर लेना इसको। आगे सोमनाथ का मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, चर्चा में भी रहा। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सोमनाथ में ही है। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में, जहां पर पहली बार आक्रमण हुआ था 1617 में। अब वो सब हमने रटा हुआ है इतिहास में। अहिल्याबाई का मंदिर, अब देखो ये प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो 100% लोग लगाएंगे कि अहिल्याबाई का मंदिर तो इंदौर में होगा या महेश्वर में होगा। नहीं, जो अहिल्याबाई है यही गई थी सोमनाथ, और इन्होंने ही सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। तो जब उन्होंने पुनरुद्धार कराया तो वहां उनका भी एक मंदिर बनाया गया। अहिल्याबाई का मंदिर कहाँ है? सोमनाथ में। याद रख लेना, है महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं केवल अभी गुजरात के मंदिरों पर हूं और उसमें से ही बहुत काम की बातें निकल गई। गीता मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर, मां अंबा का मंदिर, नेमीनाथ मंदिर, सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। अब हम जब मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के मंदिर भी रटेंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैं ओवरऑल पॉइंट पे हूं इसलिए अभी मध्य प्रदेश पे फोकस ज्यादा नहीं करूंगा।
महाकाली मंदिर कहाँ है? पावागढ़ में, सब गए होंगे यहाँ तो। सुदामा मंदिर, अभी एकमात्र पूरे भारत में एक ही तो ब्रह्मा जी का मंदिर है और एक ही सुदामा का मंदिर है। तो सुदामा का मंदिर जो है वो पोरबंदर में है। कहाँ है सुदामा का मंदिर? तो देखो, आप गांधी जी को इमेजिन कर सकते हो ना कि वो दांडी यात्रा लेकर के ऐसे ही लकड़ी से चले थे, और अब सुदामा की इमेज करो, सुदामा को याद करो। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, और सुदामा को आप इमेजिन करो, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। हाँ ठीक है प्रिया, नहीं गए तो मत जाओ, आप याद कर लो, एग्जाम में यही आएगा बेटा, जाना नहीं जाना नहीं आएगा। सुदामा मंदिर याद करवा रहा था मैं कि गांधी जी का जो हम गांधी जी को देखते हैं, तो गांधी जी को जब हम इमेजिन करते हैं और सुदामा को इमेजिन करते हैं, दोनों एक जैसी दरिद्र अवस्था में दिखाई देंगे। तो सुदामा मंदिर वही है जहां गांधी जी का जन्म हुआ, पोरबंदर में। सूर्य मंदिर, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वैसे सूर्य मंदिर कोणार्क का पूछा जाता है जो उड़ीसा में है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों दिशाओं में सेम पैटर्न के मंदिर हैं। देखो, अगर मैं भारत का मैप बना दूं तो ये यहां पर पड़ेगा गुजरात, है ना, ये मतलब भारत के मैप में ये गुजरात यहां पर है, और गुजरात के सिमिलर इधर की तरफ जो उड़ीसा है वहां पर भी कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सेम सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में भी, दोनों आपको याद रखने हैं। तो शायद अब गुजरात के आपको सारे मंदिर याद हो गए होंगे, दिमाग में सेट हो गए होंगे। ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में बहुत मेहनत किए बिना एक नंबर दिला देगा। बहुत मेहनत तो करनी नहीं, हमें मंदिरों के नाम याद करने में कितनी देर लगेगी? 15-20 मिनट में मैं आपको पूरे भारत के मंदिर याद करा रहा हूं, 20-25 मिनट लग जाएगी, और क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुंबई या महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के सारे मंदिर हम याद कर लेते हैं। चलो महाराष्ट्र के, मैं ज्यादा दक्षिण पर फोकस करूंगा, उत्तर भारत के बहुत मंदिर में याद नहीं कराऊंगा आपको क्योंकि वो नहीं पूछे जाते, दक्षिण के ही ज्यादा पूछे जाते हैं। महालक्ष्मी मंदिर, देखो महालक्ष्मी मंदिर, आप लक्ष्मी कहाँ रहती है, या लक्ष्मी नारायण, अगला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? तो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पर लक्ष्मी रहती है, पैसा वहीं ज्यादा आता है ना। तो भारत की औद्योगिक राजधानी मुंबई ही तो है, तो भारत की औद्योगिक राजधानी अगर मुंबई है तो सबसे ज्यादा पैसा भी इंडस्ट्रीज में आएगा, मुंबई में आएगा। और लक्ष्मी नारायण मंदिर या महालक्ष्मी मंदिर कहाँ होगा? मुंबई में होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, रटा गए होंगे। अगर रटा गए हो तो ओके किया करो, हाँ मुझे भी समझ में आया कि हाँ ठीक ठीक समझ में आ रहा है। अगला मंदिर है कैलाश मंदिर, ये तो पूछ ही लिया एग्जाम में, एलोरा के मंदिर या कैलाश मंदिर तो पूछ लिए हैं। मुंबई देवी का मंदिर याद कराने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, आगे बढ़े। चलो आगे, नासिक सुंदर नारायण मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नासिक में 4 मंदिर हैं। पहला मंदिर है कालाराम मंदिर। राम मंदिर में अभी जब भगवान की मूर्ति लगाई गई तो वो काले भगवान थे, राम कल की जो मूर्ति बनाई गई वो काले मंदिर थे, और उसकी तुलना की गई नासिक के कालाराम मंदिर से। तो क्योंकि ये दोनों मैच करता है, न्यूज़पेपर में बार बार बोला गया है, इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अगर गलती से एग्जामिनर ने वो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या उसके दिमाग में कहीं बात चिपकी पड़ी होगी तो कालाराम मंदिर आपसे पूछ लेगा, और कालाराम मंदिर जो है वो नासिक में है। तो नासिक मतलब कोई सीखे नहीं, वो वाला पॉइंट हो गया ना। तो नासिक में कालाराम मंदिर है, ठीक है। अब राम की मूर्ति काली बना दी तो हम कलप रहे हैं, बहुत कल्पना छूट रहा है कि गोरी बनानी चाहिए थी ना। तो कल्पेश्वर मंदिर भी कल्प रहे हैं, तो कल्पेश्वर मंदिर भी वही हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो मंदिर बहुत सुंदर, ये मूर्ति जो भगवान की बनाई गई, राम भगवान की अयोध्या वाली मूर्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाई गई। तो बहुत सुंदर बनाई गई तो सुंदर नारायण मंदिर है। देखो एक चीज को जोड़ रहा हूं मैं, पहले मैंने कालाराम आपको याद करा दिया, कालाराम से हमने कल्पेश्वर जोड़ लिया, और कल्पेश्वर के बाद हमने सुंदर नारायण जोड़ लिया। आपको याद हो रहा होगा नारी शंकर मंदिर जो है वो भी कहाँ है, या रामेश्वरम भी कहा जाता है उसे। देखो रामेश्वरम मंदिर तो तमिलनाडु में है, लेकिन रामेश्वरम नारी शंकर मंदिर कहां पर है? नासिक में। तो आप केवल ये 4 मंदिर और याद कर लो। तो हमने 2 पॉइंट याद कर लिए महाराष्ट्र के 2 जगह के मंदिर आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्या आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या करवाना चाहता हूं? मतलब ये एक टीचर आया, मतलब दुनिया भर के सारे टीचर अलग टाइप की वेराइटी में पढ़ाते हैं। वो 10 यूनिट के लिए अगर एक कोर्स बेचे हैं तो वो 10 यूनिट का सिलेबस पढ़ाएंगे और उसे खत्म करने में लगेंगे। लेकिन ये आपको एक सामने आपके सामने एक अजीब गरीब टीचर दिख रहा होगा, ये कुछ ही पढ़ा रहा है, ये ऐसी कोई नई चीज उठाकर लाया जो सिलेबस में हमें दिखाई नहीं दे रही थी। नहीं भाई,
मैं पूरी तरह आधे घंटे एनालिसिस करने के बाद सोचता हूं कि आपको क्या ऐसा पढ़ा दूं जो इंपॉर्टेंट एक नंबर आपको फटाफट दिला दे एग्जाम में, तब जाकर के ये पॉइंट आपके सामने लाता हूं। अगला है महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर में है, महाराष्ट्र में, सुना हुआ है सबका, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अति बलेश्वर, तो जैसे महाबलेश्वर है, आर्ट एंड कल्चर है। हाँ मुझे पता है आर्ट एंड कल्चर है बेटा, इसीलिए तो ये पढ़ा रहा हूं। वो हमें आर्ट एंड कल्चर में तो स्थापत्य कला पढ़नी पड़ेगी। यही मंदिर में से कुछ मंदिर सिलेक्ट करके मैं आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ाऊंगा कि ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है। यहाँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि एग्जाम में एक मंदिर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं उस मंदिर की जगह और नाम याद करा रहा हूं आपको। जी सर, एकदम न्यू स्ट्रेटेजी है सोनू, ठीक है। सोनू ये याद करना है भाई। देखो जितने भी बच्चे अभी, बहुत 50 बच्चे जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये पढ़ना नहीं है, खुश मत हो जाना, खुश मत हो, याद करो। हमें पास होना है, हमें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। हम अगर सिलेबस में बहुत कम भी मतलब याद रखते हैं लेकिन एग्जाम में ज्यादा नंबर ले आते हैं तो आप विनर हो, फिर आप विनर्स बन जाओगे। तो ये पॉइंट समझो। महाबलेश्वर मंदिर, अति बलेश्वर मंदिर, दोनों कहां पर है? दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। अष्टविनायक, अष्टविनायक मतलब सारे कष्ट को मिटा देने वाले। अष्टविनायक का मतलब कष्ट विनायक। कष्ट कहां पर है? वही भाई माया नगरी मुंबई में। माया नगरी में दुनिया भर के कष्ट हैं, सारे अपराध हैं वहां। तो सारे कष्ट अपराध जो है उनको अष्ट विनायक मिटा देते हैं, सारे 8 जो कष्ट है उनको मिटा देते हैं। पुणे में पार्वती मंदिर है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया फिर से। हिंदुस्तान में ऐसे मंदिर जो बहुत कम है वो ज्यादा पूछने के चांस है। जैसे आपसे अगर लक्ष्मण मंदिर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का, तो वो छतरपुर में है। ये एकमात्र है ना लक्ष्मण मंदिर। आपको कहां उज्जैन में दिखा लक्ष्मण मंदिर? इंदौर में दिखा? नहीं है। कांच मंदिर कहां पे? पूरे मध्य प्रदेश में एक ही कांच मंदिर है, वो इंदौर में है। तो लक्ष्मण मंदिर कहां है? वो एकमात्र छतरपुर में है। ऐसे प्रश्न हमसे ट्रेंडिंग होते हैं, पूछे जाने जैसे होते हैं, और ये हमें याद रखना है। तो पुणे में पार्वती मंदिर आप देखो पार्वती मंदिर आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगे। पार्वती मंदिर स्पेशली यहाँ का फेमस है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो मुंबई महाराष्ट्र के हमने मंदिर याद कर लिए, हमारे दिमाग में सेट हो जाए। 2-3 मंदिर और मैं आपको बता दूं। मंगेश मंदिर, श्री शांता दुर्गा मंदिर, ये पोंडा में है, याद रखना। ये सब गोवा में है। तो महाराष्ट्र से जस्ट जुड़ा हुआ नीचे का एरिया, छोटा सा हिस्सा गोवा है। गोवा जाते हैं ना तो वहां हमको क्या मिल जाती है? शांति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? अब मैं व्यंग्य स्वरूप में ये शब्द बोल रहा हूं, सीधे सीधे मत समझ लेना, है ना। तो व्यंग्य स्वरूप में हम क्या बोल रहे हैं? शांति मिल जाती है गोवा में। तो शांति मंदिर कहाँ है, या शांता दुर्गा मंदिर कहाँ है? शांति, या बहुत सारे लोग वहां जाकर के पी लेते होंगे ना थोड़ी बहुत बियर, तो उनमें दुर्गा भी आ जाती होगी वैसे। तो शांति के लिए गए थे, दुर्गा आ गई। तो शांति दुर्गा मंदिर कहां पर है? गोवा में। याद हो गया होगा आपको। मंगेश मंदिर है ना। मंगेश कैसे याद करोगे? मंगेश मतलब जो मांगता रहे, और गोवा में अगर आपने कुछ पी ली तो आप फिर और मांगते रहोगे कि और दे दे, और दे दे, और दे दे, इस तरीके का ट्रेंड चलेगा। तो मंगेश मंदिर याद हो गया होगा। सप्तकोटेश्वर मंदिर, क्या हो गया? सप्तकोटेश्वर मंदिर, कावेल, ये भी कहां पर है? गोवा में। 4 मंदिर बता रहा हूं गोवा के, केवल 4 मंदिर, ये चारों रट लो। तो सप्तकोटेश्वर मंदिर कहां पर है? गोवा में है। कैसे याद करोगे? देखो गोवा वैसे तो ये छोटा सा है, लेकिन इसमें छोटे छोटे 7 अलग अलग हिस्से हैं। तो 7 अलग अलग हिस्से होने के कारण यहाँ पर बनाया गया है सप्तकोटेश्वर मंदिर। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर 3 याद कराऊंगा मैं, लेकिन याद कर लो गोवा में भी है। थोड़ा आगे में जब चलूंगा तो आपको 3 मंदिर याद कराऊंगा, या 3 मल्लिकार्जुन मंदिर याद कराऊंगा। उसमें ये भी याद रख लो कि मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? गोवा में। इसको अभी बहुत डीप में मत जाना, क्योंकि 3 याद कराऊंगा मैं आपको। और आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अगला, ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आंध्र प्रदेश दिख रहा है। तो आंध्र प्रदेश में आपको एक मंदिर याद कर लेना है। आंध्र प्रदेश समझ में आ गया नहीं? ये में क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र। तो आंध्रा जो है वहां पर आपको क्या याद करना है? देखो अंधों को सब कुछ क्या दिखाई देता है? काला काला, है ना। तो उनको नाम दे दो हम भद्रकाला। तो भद्रकाली मंदिर कहां पर है? आंध्र प्रदेश के वारंगल में। ये पॉइंट याद रख लेना। अब अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग एक मंदिर रहा कालाराम मंदिर, क्योंकि अपने मोदी जी चले गए और रामप्पा मंदिर में भी चले गए वो। तो 2 मंदिर याद रखना। कालाराम मंदिर कहां पर है? अब भी मैंने बताया कालाराम मंदिर आपको। अब जल्दी से इन सब चीज को याद कर रहे हो। क्या है?
मंगेतर को लेकर शांति के लिए। ओ ठीक है भाई, भाई मंगेतर को लेकर के चले जा, अच्छी बात है, ऐसे कोट बनाते सीख जाओ। तो भद्रकाली मंदिर याद हो गया। अगला रामप्पा की, राम के पप्पा का मंदिर। राम के पप्पा का मंदिर जो है वो राम के पप्पा तो शेर थे, तो नरसिंह है वो, तो राम के पप्पा नरसिंह, ये दोनों एक साथ हैं सिंहचलम जगह पर। सिंहचलम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, याद रख लेना। सिंहचलम, भद्रचलम, ये जितने भी चलम चलम पीछे लिखा रहा है वो सब आंध्र प्रदेश में होता है। जब यही बात मैं खदानें याद कराऊंगा आपको भारत में कि कौन सी चीज किस खदान में पैदा होता है, तो वहां पे भी ये चलम चलम काम में आएगा आपको, तो ये रट कर रखना है ना। सिंहचलम, भद्रचलम, सारे चलम जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो राम के पप्पा का मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नरसिंह मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, याद हो गया होगा। भद्रचलम, देखो जो अंधा है ये आंध्र प्रदेश में से हमने निकाल लिया, अंधा, वो कैसे चलेगा? तो भद्रचलम, वो भाई को लेकर के चलेगा। ये भी राम भगवान का ही मंदिर है, राम भगवान का ही मंदिर है, रामप्पा मंदिर राम भगवान का ही मंदिर है, काला राम मंदिर और राम भगवान का ही मंदिर है, भद्रचलम मंदिर। तो भद्रचलम मंदिर श्री राम का है, याद रख लेना। और ये भद्रचलम नाम की जगह आंध्र प्रदेश में, ये भी याद हो गया। तो काली मंदिर, राम पप्पा मंदिर, राम के अप्पा का मंदिर, और काली मंदिर, सॉरी भद्रचलम मंदिर, याद हो गया। वेंकटेश्वर, तो नाम सुनते से ही दक्षिण साउथ की फीलिंग आती है ना। वेंकटेश्वर माने तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी का मंदिर को वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दोनों एक साथ अपने दिमाग में सेट करें। तिरुपति बालाजी का मंदिर सबको पता है आंध्र प्रदेश में। गोविंद राज मंदिर, गोविंद राज मंदिर, कोदंड राम मंदिर, तो ये फिर से आ गया राम। देखो राम कितना आ रहा है, राम के मंदिर कितने सारे आ रहे हैं। राम के पप्पा का मंदिर, काला राम मंदिर, फिर कोदंड राम, मतलब कोई सजा दे दे राम, तो राम ने सजा दे दिया, अंधा कर दिया। वो कव्वे ने जिसने सीता माता के हाथ से रोटी छीन ली थी ना, उनको चोंच मार दी थी, उसके पीछे भगवान ने एक वो थोड़ा सा क्या शूल फेंका था, मतलब वो घास फेंक दी थी जो बाद में त्रिशूल बन गया, तीर बन गया, उसकी आंख फूटी थी, तो कोदंड राम, उसको दंड दे दिया। तो कोदंड राम मंदिर कहाँ है? अंधा कर दिया उसको, तो वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कालाहस्तीश्वर मंदिर, ये कालाहस्ती में है। 4-5 मंदिर ही बता रहा हूं आंध्र प्रदेश के, मतलब बहुत ज्यादा पे नहीं जा रहा हूं, है तो बहुत सारे यहाँ पर, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण वाले हैं। तो गोविंदराज मंदिर आप याद रखेंगे, कोदंडराम मंदिर आप याद रखेंगे, कालाहस्ती मंदिर। तो अंधा है तो काला ही काला दिखेगा, तो 2 काले हो गए, एक तो भद्रकाली और एक कालाहस्ती, दोनों याद हो जाएंगे। अंधे को सब कुछ काला दिखता है ना, तो 2 पॉइंट में काला आया। एक भद्रकाली मंदिर, तो भद्रकाली मंदिर, और एक ये काला दिखा तो कालाहस्ती, कालाहस्ती मंदिर, 2 याद हो गए। गोविंदराज मंदिर आसानी से याद हो जाएगा। बाकी के मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ उल बातें मैं इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट थोड़ा सोचने में आ जाए, आप याद कर लें उसे बीच में। नहीं तो मैं चाहूं तो इस पॉइंट को बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि याद कराना मूल उद्देश्य है। थोड़ा 2 मिनट ज्यादा लगेगी तो चलेगा, अभी यहाँ मैं खुद जानबूझकर लगाता हूँ ज्यादा, है ना, मेरी स्पीड वैसे तो ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के 2-3 मंदिर और बता देता हूं बस। शिव मंदिर लेपाक्षी, भाई ये इंपॉर्टेंट है, शिव मंदिर लेपाक्षी भी आया। नरसिंह मंदिर अभी हमने कर ही लिया। कोटिलिंगेश्वर राम मंदिर, ये कोटिलिंगेश्वर राम मंदिर याद रख लो। मार्कंडेयम मंदिर, ये जो बाद में लिखे हैं मंदिर, ये भले छोड़ भी दोगे तो चलेगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पेस खत्म हो गई भैया, याद नहीं हो रहा है, तो अभी छोड़ सकते हो, फिर भी मैं चाहूंगा कि याद करें। श्री सेलम मंदिर बहुत काम का है, मल्लिकार्जुन मंदिर काम का है। तो अभी मैंने कहा था कि मैं मल्लिकार्जुन मंदिर 3 बताऊंगा, पहला गोवा में बता दिया, दूसरा आंध्र प्रदेश में। आप देखो भारत का मैप बनाओ तो यहाँ गोवा है और यहाँ आंध्र प्रदेश है, तो ये गोवा में मल्लिकार्जुन मंदिर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन मंदिर, और फिर तमिलनाडु में मल्लिकार्जुन मंदिर। तो 3 मल्लिकार्जुन मंदिर हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर पहला हुआ गोवा में, दूसरा हुआ आंध्र प्रदेश में, और तीसरा हुआ तमिलनाडु में, याद हो जाएगा। चलो, तो मल्लिकार्जुन मंदिर की तो कहानी खत्म। श्रीशैलम मंदिर, श्रीशैलम, तो श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोटिलिंगेश्वर मंदिर, ये भी आंध्र प्रदेश में, और मार्केंडियम मंदिर भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर याद नहीं हो रहा है तो 2-3 बीच में हटा सकते हो, लेकिन जितना कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा उतना कर लेना यार। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम कर्नाटक पे। ये कर्नाटक आ गया भैया, बहुत महत्वपूर्ण राज्य स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आने की चांस है। मुझे लगता है कि अगला मंदिर इसी में से आएगा, या अगला मंदिर यहां से आना चाहिए। होयसलेश्वर मंदिर,
अब एक पॉइंट आपको वो है ना एग्जाम में यूनेस्को की साइट्स, तो उसमें भी ये चीजें मर्ज होती हैं, वहां पे भी ये चीजें हम पढ़ने में आती है ना। तो होयसलेश्वर मंदिर ये यूनेस्को की साइट हो गई, तो वहां पे भी आ जाएगा। और बहुत सारी तो अभी यूनेस्को की जो वो हम भेजते हैं ना लिस्ट कि हमारी इन चीजों को भी यूनेस्को में डाल दो, प्रस्तावित सूची, उसमें भी हमने इन सब के नाम लिख रहे हैं, ये मंदिरों के नाम लिखे हुए हैं वहां, तो वहां भी याद करने पड़ेंगे। अच्छा है, रट लो यहीं पर। तो होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? होयसलेश्वर मंदिर। तो देखो, हो अगर ईश्वर तो बहुत नाटक करेंगे, तो अगर होगा ईश्वर तो नाटक थोड़ी करेगा, तो नाटक मतलब कर्नाटक, नाटक कर्नाटक। तो अगर ईश्वर होय, होय सलेश्वर, होय सलेश्वर मतलब होय ईश्वर, तो कोई नाटक नहीं करेगा, सारे दुनिया में सब लोग सही रहेंगे। तो वहां 8 मंदिर हैं, ये याद रख लेना। पार्श्वनाथ मंदिर। अब देखो, ईश्वर सॉरी कोई भी नाटक करता है ना, तो वो जैसे हम छोटे छोटे बच्चों के सामने जब जाते हैं तो कभी कभी छिप जाते हैं किसी चीज के सामने, और फिर आते हैं, फिर छिपते हैं, फिर आते हैं, तो हम उनके सामने नाटक करते हैं। तो हम अपना पार्श्व दिखाते हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें झां करे, छिपे हम उसके सामने, ये भी नाटक है। तो नाटक से शब्द से मैं जोड़ना चाह रहा हूं पार्श्व को, हम अपने शरीर का पार्श्व उसे दिखाते हैं। तो पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? कर्नाटक में, याद हो जाएगा। केदारेश्वर मंदिर, होल हेलबिद, ये क्योंकि अभी जब नोट छपे थे, नोट बंद हो गए थे, जब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बना था, नए नोट जब छापे गए थे, तो केदारेश्वर मंदिर हेलविद का बहुत महत्वपूर्ण है, यूनेस्को की सूची में प्रस्तावित है, महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, रट्टा मारो इसको भी, मतलब ये अपने दिमाग में सेव करने वाली फाइल्स हैं। तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोला में है। इतिहास में श्रवण बेलगोला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहा, तो ये याद रख लेना है कि होयसलेश्वर तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर कहां पर है? कर्नाटक में। अब देखो, पहले तो गाय जो है वो सब बच्चों का, पूरी दुनिया का पालन करती थी, जब गाय को हमने घास देना बंद कर दिया तो वो भी नाटक करने लगी। तो एक गोमतेश्वर को मैं गोमती से गाय गाय कर लूं, गाय गाय मतलब गाय, गो, गो मतलब गाय, तो गाय जो है वो बहुत नाटक करने लगी आजकल दूध देने में, होता है ना आजकल गाय भी नाटक करने लगी दूध देने में, याद हो जाएगा। रटने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस दुनिया में 2 नंदी मंदिर है, बड़े बड़े, छोटे छोटे तो खूब सारे हो सकते हैं। नंदी मंदिर 2 है, उसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नंदी मंदिर है वो नंदी मंदिर कर्नाटक। तो नंदी भी भाई शंकर भगवान के दर्शन करने गए, बाहर खड़े नंदी बहुत नाटक करते कि मैं तो जाने ही नहीं दूंगा दर्शन करने, करते हैं ना नाटक। तो बस याद हो जाएगा कि कर्नाटक में ही कौन सा मंदिर है, नंदी मंदिर भी याद हो गया। अब आप देखो, कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन कराओ तो याद करते हुए जाना कि नंदी मंदिर कहां पर है, कर्नाटक में। इरट आएगा, इससे चीजें बार बार रिवाइज हो जाएंगी और याद हो जाएंगी। श्री रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर कहां पर है? तो रंगनाथ मंदिर देखो, होली जब आती है तो हम किसी को रंग लगाने जाते हैं, और हम जब उसे रंग लगाने जाते हैं तो बहुत नाटक करते हैं, मेरी तो स्किन खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत नाटक करते हैं ना आजकल रंग लगवाने में लोग, तो नाटक करते, नाटक शब्द से जोड़ रहा हूं, तो रंग लगाने में नाटक। तो रंगनाथ मंदिर कहां हो गया? नाटक मतलब कर्नाटक। गंगाधरेश्वर और होन्ना देवी मंदिर, ये भी कहां है? कर्नाटक के बेंगलुरु में, याद रख लेना। गंगाधर मंदिर, गंगाधरेश्वर मंदिर, शिव मंदिर है ये, गंगाधरेश्वर मंदिर ये भी कर्नाटक में है, याद रख लेना। क्लियर हो गया सब लोगों को? कर्नाटक के मंदिर याद हो गए। मैं साउथ के मंदिर पर बहुत फोकस कर रहा हूं क्योंकि 100% चांस है कि एग्जाम में साउथ के ही मंदिर आएंगे। कभी भी उत्तर भारत के मंदिर नहीं पूछे जाते, मतलब यूपी से ऊपर वाले मंदिर तो पूछे ही नहीं जाते ना, वो हिमाचल जाएगा ना, कहीं नहीं जाता, वही मंदिर नीचे के पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ो, अब हम आते हैं कर्नाटक के अगले वाले चैप्टर्स पे। हमें यहाँ 1-2 पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। क्या याद करना है? देखो, अभी कुछ समय पहले, अभी मैंने बताया था कि मल्लिकार्जुन मंदिर, तो मल्लिकार्जुन मंदिर कर्नाटक में भी, ये भी याद कर लो, लेकिन ये याद मत रखना, ये नहीं, छोड़ भी दोगे तो चलेगा। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर अब आ रहे हैं वो है हम्पी के मंदिर, क्योंकि हम्पी को यूनेस्को की साइड में शामिल कर लिया, तो हम्पी में जो मंदिर है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और वो पूछे भी जा सकते हैं। तो पत्ताविराम मंदिर, पत्ताविराम मंदिर कहाँ है? पत्ताविराम मंदिर जो है वो कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? यहां से शुरू कर रहे हैं, पत्ताविराम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर। एक
वो विशेषता दिख रही है, सब में व का इंपॉर्टेंस हो रहा है ना। विरूपाक्ष में भी व का इंपॉर्टेंस है, विट्ठल मंदिर में भी व का इंपॉर्टेंस है, और विराम मंदिर में भी व का इंपॉर्टेंस है। और यही बात अगर मैं विरूपाक्ष मंदिर को मैंने यहां भी लिख रखा है, तो दो ये याद रख लो, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों कर्नाटक में है, तीनों में व है। यहाँ एक मंदिर और है, राम भगवान की 1000 प्रतियां होने के कारण उसे हजारा राम मंदिर कहा गया। क्या कहा गया? हजारा राम मंदिर। तो ये हजारा राम मंदिर भी कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये दिमाग में सेव हो रहा है, हो जाएगा। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है नहीं भी हो, तो साथ साथ ही टीम हो तो हो जाता है। क्या है? लर्न हो, साथ साथ ही लर्न हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक, अच्छा है सोनू, अच्छा आपको याद हो जाता है। तो ये मैं भी कुछ न कुछ फालतू की बातें कर करके आपके दिमाग में ये चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी ये जो कुछ फालतू की बातें करता हूँ, आपको लगता होगा कि यार सर कुछ क्या पता ही नहीं क्या बोल जाते हैं। मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूं ताकि आप इस विषय पर थोड़ा सोच पाए, इस विट्ठल मंदिर पर आपका कंसंट्रेशन बन जाए। आपके दिमाग का जब एक प्लेस पर केंद्रीकरण होता है तो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। तो मैं ये विरूपाक्ष में व लगा है, विट्ठल में भी व लगा है, पत्ता विराम में भी व लगा, ये बोल करके आपका दिमाग का कंसंट्रेशन इस प्लेस पर चाहता हूं, ऐसा इसलिए करते हैं। तो ये सब व वाले मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में 1000 राम भगवान है, नाटक कर रहे हैं, 1000 राम हो जाएंगे तो नाटक ही करेंगे, तो 1000 राम मंदिर भी कर्नाटक हो गया। याद हो क्या? चेन्ना केशव है ना। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ है? चेन्ना केशव मंदिर भी कर्नाटक में है, बेल्लूर में, कर्नाटक के बेल्लूर में। ये पॉइंट याद भले मत रखो। चलो यहां आ जाओ, लद लद खानर मंदिर। क्या नाम है? लद खानर मंदिर। अब देखो, अब भी हमसे एलोरा पूछा गया है, अब हम एहोल याद कर लें साथ में। एलोरा के कैलाश मंदिर तो एग्जाम पूछ चुकी, अब तो नहीं पूछेगी, याद तो हो ही गया है। अब हमें याद रखना है लद खानर मंदिर कहां पर है? एहोल में। ये बस जरा सा पॉइंट और बचा हुआ है। मल्लिकार्जुन मंदिर मैं आपको बोल चुका हूं मत याद करो, विरूपाक्ष मंदिर हमने याद कर लिया है। अब आते हैं पापनाथ मंदिर। क्या है? पापनाथ मंदिर। देखो, अगर आपने कोई पाप कर दिया तो इंसान के साथ भगवान इतने नाटक करेगा, नाटक करवाएगा कि अब उसका जीना हराम हो जाएगा। तो पाप का सीधा संबंध नाटक करने से हो गया। या जो कोई पाप कर देता है वो फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत नाटक करता है, बहुत झूठ बोलता है ना, नाटक करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो नाटक का संबंध किससे है? पाप से। तो पापनाथ मंदिर कहाँ हो गया? याद हो गया। उसके बाद आदमी बहुत चुगली करता है, चुगली जुगली सब करता है। तो जम्बूलिंग मंदिर भी, जब जबरन की बातें करता है, जम्बूलिंग मंदिर हो गया। गलगनाथ मंदिर, ये मन से याद कर लो भैया। तो हमने कर्नाटक के सारे मंदिर याद कर लिया। आपके दिमाग में चीजें सेव हो रही हो तो बताइएगा कि हाँ याद हो रहा है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो मैं याद करा रहा हूँ, आपको चीजें याद होती जा रही है। हो गया होगा याद। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ो। अब हम थोड़ा केरल पे चलते हैं। कर्नाटक के जस्ट दक्षिण में आता है केरल। ये यहाँ पर आपको केरल दिखाई दे रहा होगा। तो केरल के कुछ मंदिर याद कर लो। अभी बहुत समय से एक मंदिर का ताला खुलने की बात की जा रही थी कि उसका 7वां गेट खोलेंगे। वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरल में। याद रख लेना, वैसे तो याद हो ही जाएगा। केरल तिरुवनंतपुरम में है ये मंदिर। केरल तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। कोयल मंदिर कहाँ है? केरल में। तो देखो, केरल में बहुत सारे पेड़ हैं, हरियाली ज्यादा है ना केरल में, तो वहां पर कोयल भी होती होगी उन पेड़ों पे। तो उस कोयल के लिए एक मंदिर बनाया, वही कोयल मंदिर कहलाया। मैं तो ये जानबूझकर फालतू की बात कर रहा हूँ, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, आपको याद हो जाए। तो कोयल कहाँ पाई जाती है? केरल में। कोयल केरल बोलकर देखो एक दो बार, कोयल केरल, केरल कोयल, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब कोयल मंदिर जो है वो केरल में पाया जाता है। अंजना सर याद हो रहा है। चलो अंजना थैंक यू, आप ऐसे कमेंट करके बोल दिया करो बीच बीच में, तो मुझे अच्छा लगता है। सचिंद्रम मंदिर और गुहानाथ स्वामी मंदिर, ये याद रखना। गुहानाथ स्वामी मंदिर इंपॉर्टेंट है, कोर्ट केस हुआ इससे रिलेटेड एक है ना, तो उस पे याद रखना है। ये त्रावणकोर का एक गुहानाथ स्वामी मंदिर है। और अभी कुछ समय पहले केरल में चर्चा में रहा था गुहानाथ स्वामी मंदिर। कहाँ है? केरल में। याद रख लेंगे।
आगे चंद्रनाथ जैन मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रनाथ जैन मंदिर कहाँ है? मुद्रा विधि नाम की जगह है केरल में, वहां है। कैसे याद रखोगे? देखो केरल, आपने केला खाया है कभी? केला ऐसे आकार का रहता है ना, ये केला शायद मैं सही साट बना रहा हूं, है ना? और चंद्रमा भी तो ऐसे ही होता है। मैं तो अपनी नजर, मेरी तो नजर ऐसी है, मुझे ऐसे ही दिखता है सब। मैं, मुझे जो जो इमेजिन करना है वो कर लेता हूँ भैया। देखो केला ऐसे ही रहते हैं ना, बहुत सारे केले अगर मुझे बनाने हैं तो ऐसे ही तो बनाऊंगा मैं। सीधे ऐसे कभी केला बनाया मैंने? सीधा नहीं बनाया। केला ऐसा होता है टेढ़ा, बीच में से यू। और चंद्रमा भी तो बीच में से ऐसे होता है ना? अर्ध चंद्राकार हम जिस फॉर्मेट को बोलते हैं, ये हो गया चंद्र, और मैंने ऐसे बना दिया तो केला बन गया। तो केला मंदिर, ये चंद्रनाथ मंदिर, और ये केरल का केला। केला, केरल, केरल में बहुत केला पैदा होता है ना, उससे जोड़ा मैंने इसको। चंद्र कहाँ दिखाई देता है? केले में, और केला मतलब केरल। याद हो गया ना? वरक्कूनाथ मंदिर, क्या नाम है? वरक्कूनाथ मंदिर, वरक्कूनाथन मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ और मंदिर थे, मैंने केवल उसमें से काम के जो मुझे लगे कि ये आपको याद कराने चाहिए वही लिखे हैं ना। 5-5 मंदिर हटा दिए मैंने सब में से, क्योंकि मुझे लगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो नहीं थे इंपॉर्टेंट, उनकी कोई चर्चा हुई नहीं, साधारण मंदिर होंगे, बातों विशेष में नहीं आए। तो ये केरल के हमने मंदिर याद कर लेने हैं। अब आगे चलते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु का नाम सबने सुना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में हमारा इधर दक्षिण का तट आ जाता है, भारत का तट आ जाता है। तो ये तट से हम श्रीलंका पहुंच जाते हैं ना, फिर यहाँ श्रीलंका है, ये यहाँ पर तट है हमारा। तो तट पे बनाया हमने, वो तट का नाम रखा तट मंदिर। क्या नाम रख दिया? तट मंदिर। तो तट मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में तट मंदिर है। तमिलनाडु तट मंदिर बोल करके देखो एक दो बार। और वहीं पर हमने बना दिया रथ मंदिर, क्योंकि अब पानी में तो रथ ले जा नहीं सकते ना, तो भाई जो भी जाएगा वो रथ अपना तट पे छोड़ कर जाएगा। तो तट पर अगर वो छोड़ेगा तो तट में एक मंदिर बना दो, रथ मंदिर, तट मंदिर। देखो कितना आसानी से याद हो रहा है। रथ मंदिर, तट मंदिर, याद हो गया। रथ मंदिर, तट मंदिर सब तमिलनाडु में है। ठीक है, गुड। चलो ये पॉइंट अच्छा हुआ, रट लिया आपने। एकाम्बेश्वर मंदिर और श्री कैलाशनाथ मंदिर, ये दोनों हमें याद रखने हैं। कामाक्षी मंदिर, वरदराजन मंदिर, वैकुंठ नाम और पेरुमल मंदिर, ये पॉइंट या ये सारे मंदिर एक बार बस रीड भर कर लो। कांचीपुरम में है ये। और आजकल एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है वो इस तरीके का है कि वो चोल द्वारा, चालुक्य द्वारा, पाल, पल्लव, ऐसे राजाओं के द्वारा जो बनाए गए मंदिर है ना, उनको ज्यादा पूछता है एग्जाम में, यही फोकस के पॉइंट होते हैं। तो ये इसलिए याद रखने हैं। मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि कौन सा मंदिर किसने बनाया। जब मैं आपको स्थापत्य या कला पढ़ाऊंगा तो ये मंदिर बताऊंगा कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है। लेकिन सबका कंटेंट अलग अलग होगा, इसलिए मैं एक साथ नहीं बता रहा हूं। क्योंकि जब स्थापत्य पढ़ेंगे तो हमें केवल 10, 12, 15 मंदिर याद करने रहेंगे। जब हम भारत के मंदिर याद कर रहे हो तो राज्य के हिसाब से सारे मंदिर याद कर रहे हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस राजा ने कौन सा बनाया केवल वही याद करेंगे। तो ऐसे तरीके से हमें याद करना है। रथ मंदिर, तट मंदिर याद हो गया। एकाम्बेश्वर मंदिर, श्री कैलाशनाथ मंदिर, श्री कामाक्षी देवी मंदिर, कामाख्या देवी नहीं है, कामाख्या देवी उड़ीसा है ना। कामाक्षी मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु। शी हो गया तो तमिलनाडु, है ना, याद रखना। श्री वैकुंठ नाम मंदिर, पेरुमल मंदिर, ये 5 मंदिर बस एक बार रीड कर लो, रटना नहीं है। अब आप ये बताओ कि भारत का दक्षिणतम तट कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी में किसका मंदिर बनाएंगे हम? कन्याकुमारी का मंदिर बना देंगे, याद हो जाएगा। फिर वहां से, वहां पे भगवान राम ने शिव की आराधना की थी और समुद्र पार किया था, तो उसी जगह पर रामेश्वर मंदिर बना। रामेश्वर मतलब राम के ईश्वर का मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, याद हो जाएगा। रामेश्वरम मंदिर, राम भगवान ने यहीं बैठकर 3 दिन तपस्या की थी ना, शंकर भगवान को फूल वूल चढ़ा करके, वहीं पर रामेश्वरम मंदिर बन गया। और रामेश्वरम मंदिर में जब शिव भगवान, मतलब जब राम भगवान आगे बढ़े तो उसी से एक और सुचिंद्रम शिव मंदिर भी बना, है ना, सुचिंद्रम शिव मंदिर भी बन गया। तो ये दोनों मंदिर याद रख लें। थोड़ा सा आगे
तो रामेश्वर मंदिर, सुचिंद्रेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। ये मीनाक्षी मंदिर तो मदुरै है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। ऊपर वाली कहानी याद हो गई, कन्याकुमारी मंदिर याद हो गया, रामेश्वरम मंदिर हो गया और सचिंद्रम शिव मंदिर, तीनों एक साथ याद करो। अगला मंदिर मैं याद करा रहा हूं, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर याद कर लेना, जटेश्वर मंदिर याद कर लेना। दोनों अगर याद कर सको तो करना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। मीनाक्षी मंदिर सीधा पूछा जाएगा कि कहां पर है, और ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं होगा, मदुरै होगा, तो मदुरै में है मीनाक्षी मंदिर, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु खत्म नहीं हुआ है ना अभी, तमिलनाडु बहुत बड़ा है, वृहद है, तो वहां पर एक वृहदेश्वर मंदिर भी है। और ये एग्जाम में पूछा गया क्योंकि फिर यूनेस्को की साइट आ जाती है, यहाँ पर यूनेस्को की साइट बन गया वृहदेश्वर मंदिर। तो वृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? अब जब आप अगली बार यूनेस्को की साइट याद करोगे ना, बड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि आधा डाटा तो दिमाग में सेव पड़ा रहेगा, आधी चीजें तो मन में याद रहेंगी कि तमिलनाडु में। वृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, याद रख लेना। सुब्रमण्यम मंदिर कहां पर है? तंजावुर तमिलनाडु में, याद रख लेना। सुब्रमण्यम, सब शुभ होगा, अगर तू मुझे मिल जाए तो सब सब शुभ होगा। तो देखो मैं इसे जोड़ता हूं, तमिल, तो इसे मैं यूं कर दू, तू मिल तो सब शुभ होगा। तो सुब्रमण्यम मंदिर याद करना था ना हमें, शुभ होगा। तू मिल जाए तो सब कुछ शुभ होगा। तो सुब्रमण्यम मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में। हुआ ना, याद हुआ, अपने दिमाग में गई इनपुट, ठीक है, इतनी चाहिए, याद हो गया। अब देखो, जो रावण वाले, रावण के परिवार के लोगों के हमने मंदिर बनाया, वो भी सारे उसी केंद्र में बनाए, भाई यही तो बनाएंगे, यही तमिलनाडु है, तो वहां श्रीलंका में तो बनाने नहीं देंगे, क्योंकि वहां तो राम के मंदिर बनेंगे ना, तो वो वैसे भी उसका भाई विभीषण बनाने नहीं देगा, तो इनके सब भाइयों के मंदिर यहाँ पर है। शूर्पणखा का मंदिर भी है, कुंभकर्ण का मंदिर भी है, याद रखना। ये है कुंभेश्वर मंदिर, मतलब कुंभकर्ण का मंदिर हो गया, शूर्पणखा का मंदिर हो गया, शूर्पणखा वही जिसकी वजह से रामायण हो गई, तो शूर्पणखा याद रख लेना, कुंभकर्ण याद रख लेना, चक्रपाणी याद रख लेना है। तीनों पॉइंट आपको याद रखने, चक्रपाणी मंदिर, कुंभकर्ण मंदिर और शूर्पणखा मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। रटा गए होंगे। आगे बढ़ो, श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर की मैंने जब कर्नाटक पढ़ाया था आपको याद पढ़ाया था, कर्नाटक में भी है, यहां पर भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का, एग्जाम में इंपॉर्टेंट वही पूछेगा। जुम्बकेश्वर मंदिर छोड़ दो भले ही से, पक्षी तीर्थम मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये दोनों भले ही छोड़ दिया आपने, तो यहाँ याद करो, ये मत छोड़ देना है ना। नटराज मंदिर वो बार बार पूछ चुका है, नटराज की मूर्ति भी मिल गई, सब बातें हो गई, पूछा जा सकता है नटराज मंदिर कहां पर है, तो नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। पक्षी तीर्थम मंदिर क्या है? पक्षी तीर्थम मंदिर, पक्षी तीर्थ मंदिर। देखो पक्षी ज्यादा कहाँ उड़ते हैं? तटों पर उड़ते हैं ना, समुद्र के तट पर, तो समुद्र में वो मछलियां ढूंढ करके लाते हैं, तट पर बैठकर खाते हैं, तो पक्षी तीर्थ बन जाता है, पक्षियों का तीर्थ बन जाता है। मुंबई में भी आप जो तट है वहां देखोगे बहुत कबूतरें उड़ती हुई मिलेगी, और आप केरल में भी देखोगे तो बहुत पक्षी उड़ते हुए दिखेंगे, ऐसे तमिलनाडु में तो वहां पक्षी तीर्थम बन गया है, जोड़ना था केवल, जुड़ गया। आगे हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, 4-5 मंदिर मैं मध्य प्रदेश के बता देता हूँ, चलो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा। वैसे तो खजुराहो के सारे मंदिर इंपॉर्टेंट है, जब हम खजुराहो पढ़ाएंगे तो हम ये बताएंगे कि पश्चिम में कौन सा मंदिर है, पूर्व में कौन सा मंदिर है, दक्षिण में कौन सा मंदिर है, लेकिन राउंड फिगर में कुछ बातें यहां से याद रख लो। 64 योगिनी मंदिर याद रख लेना है, देवी जगदम्बा मंदिर याद रखना है, कंद्रया महादेव मंदिर याद रखना है, विश्वनाथ नंदी मंदिर याद रखना है, ब्रह्म मंदिर, लक्ष्मण मंदिर याद रखना है। अभी हाल लक्ष्मण मंदिर मैंने बताया था कहां पर है, छतरपुर में, याद रख लेना। पार्वती मंदिर याद रख लेना, पार्श्वनाथ मंदिर, वामन मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, वराह मंदिर, घंटाई मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और दुल्लादेव जबारी मंदिर। ये सारे मंदिर एक बार रीड कर लो, रटने की जरूरत अभी नहीं है, जब मध्य प्रदेश के मंदिर याद कराऊंगा सब रटा दूंगा, टेंशन मतलब दिशा के साथ रटेंगे कि पश्चिम में कौन सा, पूर्व में कौन सा, दक्षिण में कौन सा, यहां से वही पूछा जाता है। अब मैंने अभी आपको कहा इंपॉर्टेंट में बताऊंगा, तो नीलकंठ मंदिर कहां पर है? मांडू। जब भगवान ने विष को पिया तो उनके कंठ में नीला नीला पड़ गया है ना, तो नीलकंठ जो है वो मंड गया। हमारी मालवी भाषा में किसी चीज को मांडना मतलब कलर कर देना, उसमें कलर कर देने को मांडना भी बोलते हैं। तो मांडना तो वैसे एक कला भी है, तो मांडना जो है उसका मालवी भाषा में अर्थ कलर भर देना है, कलर कर देना है। तो भगवान के गले में यहाँ नीला कलर हो गया, तो नीलकंठ मंदिर मांडने में है, मांडू में है, याद हो जाएगा।
इंदौर में कांच मंदिर है और गीता मंदिर है। तो अब भी गीता मंदिर मैंने आपको कहाँ याद कराया था? गीता मंदिर मैंने गुजरात याद कराया था आपको, याद रख लेना। गीता मंदिर गुजरात में है और गीता भवन मंदिर कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश इंदौर में है। गीता भवन चौराया भी है यहाँ पर, दोनों चीजें एक जैसी थी इसलिए यहाँ डालनी पड़ी। गीता भवन मंदिर इंदौर में है और गीता, केवल गीता मंदिर पूछा जाए तो फिर वो कहाँ है? गुजरात में है। याद रखना। ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर या मंडलेश्वर मंदिर है, ये याद है हमें पहले से। उज्जैन में गोपाल मंदिर, कालिका मंदिर, महाकाल मंदिर, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, सब काम के इंपॉर्टेंट है, पड़े हुए हैं, इनको बाद से एक बार रिवाइज कर लेना। यहां तो हम ये याद करेंगे किसने बनाया। भोपाल लक्ष्मी नारायण मंदिर। देखो मैंने कहा था ना, जो राजधानी होती है वहां बहुत पैसा होता है, तो पूरे भारत का सबसे ज्यादा पैसा मुंबई में है, तो वहां महालक्ष्मी मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और भारत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा भोपाल में हो गया, राजधानी है ना, वो नेता सारे बैठते हैं, उनके पास में सारा पैसा है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल हो गया। चौरागढ़ शिव मंदिर पंचमढ़ी हो गया। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर हो गया। अमरकंटक आश्रम अमरकंटक हो गया। लक्ष्मण मंदिर जो अभी हमने कहा था छतरपुर, वही खजुराहो वाली बात हो ही गई, दिमाग में सेट आपके सारे मंदिर याद हो गए। तो अब हमने मंदिर की जो कहानी है वो याद कर ली, लेकिन अभी मैंने उत्तर प्रदेश छोड़ा हुआ है। मैं अब आपको उत्तर प्रदेश के मंदिर याद कराता हूँ। उत्तर प्रदेश के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल बहुत सारे लोग राम भगवान के मंदिर अयोध्या में घूमने गए। हर राज्य के मुख्यमंत्री मंदिरों में गए। बार बार न्यूज़पेपर में ये बातें आई, तो गुजरात जब ये बातें न्यूज़पेपर में आई तो न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा था? वो पेपर बनाने वाला है। वो पेपर कहाँ से बनाएगा? उस करंट अफेयर्स में से। हो सकता है कि उनमें दिमाग में ये मंदिरों के नाम पड़े हो और वो हमसे पूछ ले, इसलिए हमें याद रखना है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, अभी इस पर विवाद भी चल रहा है, याद होगा ना आपको। विश्वनाथ, वही विश्वनाथ कॉरिडोर बना, बहुत फेमस हुआ, तो विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण ये फेमस हुआ और पूछा जा सकता है। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ? वाराणसी। यहाँ जगह याद करो, उत्तर प्रदेश याद मत करो। वाराणसी मंदिर, वाराणसी में क्या है? विश्वनाथ मंदिर। तो वो 4 ऑप्शन ऐसी जगह के नाम देगा, मथुरा, वाराणसी, ऐसे भी दे सकता है ना। तो याद रखना बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। तुलसी मानस मंदिर है, तो तुलसी ने क्या लिखी थी? रामचरित्र मानस लिखी ना, रामचरित्र मानस, इसलिए तुलसी मानस मंदिर भी कहां बनाया? वाराणसी में, याद रख लेना। बिरला मंदिर पहले से है ही, बहुत फेमस है। अन्नपूर्णा मंदिर भी वाराणसी में है। ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब आते हैं अयोध्या के मूल मंदिरों में। अयोध्या के बहुत 50 मंदिर है वहां पर, लेकिन कुछ काम के हैं, याद रख लेना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर है ना, अम्बवा मंदिर, त्रेता मंदिर। अब देखो हमारे यहाँ जो युग हुए हैं, सबसे पहला कौन सा युग हुआ? सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, ऐसे 3 युग हुए ना। अब कलयुग चल रहा है, तो त्रेता भी कहाँ होगा? वही होगा जहां राम होंगे। द्वापर भी वही होगा जहां राम होगा। तो द्वापर मंदिर, त्रेता मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ है? अयोध्या में, याद रख लेना। क्षीरेश्वर नाथ का मंदिर, क्षीरेश्वर नाथ का मंदिर कहां पर है? क्षीरेश्वर नाथ का मंदिर भी अयोध्या में। ऋषभ देव जैन मंदिर भी अयोध्या में है। हनुमानगढ़ी, ये रामकोटा मंदिर है। देखो अयोध्या के जहां खत्म होती है, जहां से शुरू होती है, अयोध्या की जो बाउंड्री है ना, वहां पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है और उसे कहा जाता है हनुमानगढ़ी। क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ी। तो ये हनुमानगढ़ी कहाँ होगी? अयोध्या में। भाई हनुमान होंगे कहाँ? जहां राम होंगे। राम आप अब कहाँ विराजमान है? अयोध्या में। तो अयोध्या में ही रामगढ़ी मंदिर हो गया। अब मथुरा याद करो। मथुरा कैसे याद करोगे? श्री कृष्ण जो जन्मभूमि मंदिर, अभी कोर्ट में विवाद चल रहा है। द्वारकाधीशनाथ मंदिर, गीता मंदिर, तीनों ये हमने याद कर लिए पहले से। गीता मंदिर तो आपको केवल गुजरात का याद रखना है, बाकी गीता मंदिर भले याद मत रखना। पागल बाबा का मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बस सुन लेना इसको। ना सुन लिया, आगे बढ़ो। चलो अब वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम राधा राधा। तो राधा राधा मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर कहां पर है? अभी इस मंदिर की एक छत टूट गई थी, इसलिए न्यूज में था, तो याद होना चाहिए ना। मतलब उसके कॉर्नर की एक छोटी सी जगह टूट गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज में आ जाती है तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राधा वल्लभ मंदिर कहां पर है भैया? राधा वल्लभ मंदिर जो है वो वृंदावन में। शाह जी, यहाँ कृष्ण भगवान को ही शाह जी कहा गया है, तो शाह जी मंदिर भी कहां पर है?
वृंदावन में है। भाई जितने भी कृष्ण के मंदिर है या तो वो मथुरा में है या वृंदावन में, दो ही जगह है, मथुरा या वृंदावन। तो मथुरा में तो हमको केवल एक ही नाम याद करना है, लेकिन वृंदावन में खूब नाम याद करने हैं। तो वृंदावन में बांके बिहारी, शाहजी का मंदिर, ये सारे मंदिर कहां पर है? राधा वल्लभ मंदिर सब वृंदावन में है। राधा स्वामी मंदिर, देखो राधापुर पढ़ रहे थे वो, राधा सब राधा राधा जब थे तो वृंदावन था। राधा के स्वामी अगर मगर नहीं करते, सब कुछ दे देते हैं जब आप उनसे मांगते हो। तो राधा स्वामी मंदिर कहाँ है? ये आगरा में वो जो राधा स्वामी सत्संग चलता है ना, वो वाली बात कर रहे हैं। गोरखनाथ, ये अभी जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए तो नाथ शब्द बहुत फेमस हुआ। और नाथ कहां से निकला? गोरखनाथ से निकला। तो गोरखनाथ जो उनके गुरु थे, वहां गोरखनाथ मंदिर कहां बनाया गया? गोरखपुर में बनाया गया। राधा वल्लभ हमने कर ही लिया, सब ये हमने याद रख लिया, रिपीट हो गया है, गलती से कॉपी पेस्ट हुआ, तो याद हो गया होगा यहाँ तक की कहानी आप सबको। 7 सागर, 9 नारायण, 24 महादेव भी उज्जैन में। अरे मेरे बच्चे, उज्जैन में तो टोटल मंदिरों की संख्या 1600 से ज्यादा है। अगर हम सारे 1600 मंदिर याद करने लगे तो शायद हम 3 महीने 1600 मंदिर ही याद करने में लगा देंगे। मुझे पता है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, ये जो बच्चे ने बोला अभी तनिषा ने, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 नारायण, ये वाला यही सेम पैटर्न पूछा था। 7 सागर मंदिर कहाँ है या 7 सागर कहाँ है? उज्जैन में भाई, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है। 9 नारायण, 7 सागर, 9 नारायण, 84 जो मंदिर है वो सारे उज्जैन में है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मैं ओवरऑल इंडिया पे बात कर रहा हूँ, एमपी अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ तनिषा। तो जब एमपी की बात करूंगा तो वहां से खुद कर कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर आपको बता दूंगा। याद हो गया होगा? तो अब हमारा पहला टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ। हमने पहले टॉपिक में ये याद किया कि हाँ, प्रेम मंदिर भी है सोनू, वहां प्रेम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमें याद नहीं करना है क्योंकि न्यूज टाइप के में ऐसे में कहीं नहीं आया। ऐसे बहुत सारे मंदिर है वहां। चलो अब हमें सेकंड पॉइंट पे आना है। पहला पॉइंट हमने रट लिया, अब दूसरा पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा एक होमवर्क के फॉर्म में फटाफट दे रहा हूं। ये कल आपको याद करके लाना है। मैं बता रहा हूं कि क्या करना है। एक एग्जाम में ट्रेंड आजकल चला, ट्रेंड क्या चला कि वो हमसे ये नहीं पूछता कि कौन से अधिनियम में क्या लिखा हुआ है, ये पूछता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कौन से अधिनियम में कौन से गवर्नर के हस्ताक्षर थे या कौन से गवर्नर ने उसे बनवाया था। ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, तो ये ट्रेंड आपको पकड़ना है। केवल 10-15 नाम पूछने हैं। ये क्यों मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? आप सबको पता हो तो 2023-24 में भारत में आईपीसी और सीआरपीसी की जगह 2-3 नए कानून आ गए, मतलब 3 नए कानून आए। और जब वो कानूनों की चर्चा चल रही थी तो ये चर्चाएं बहुत हुई कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलना है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलना है। बार बार न्यूज़पेपर में ऐसी बातें आती थी। और जब ऐसी बातें आती थी तो ये बात ध्यान में आने लगी कि यार रेगुलेटिंग एक्ट किसने बनाया था, फलाना कानून किसने बनाया था। तो ये रट लेना है आपको। रेगुलेटिंग एक्ट किसने बनाया था? वारेन हेस्टिंग ने बनाया था। तो हम कैसे याद करेंगे? तो रेगुलेट करने के लिए, वारे तू अब रेगुलेट करेगा हमको। देखो इसका नाम क्या है, वारे तू अब रेगुलेट करेगा हमको, हमारे देश को रेगुलेट करेगा। वारे तू रेगुलेट करेगा, ऐसे बोल दो एक बार, वारे तू रेगुलेट करेगा। तो वारे से तू रेगुलेट करेगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर के जमाने में बना? वारेन हेस्टिंग के। याद हो गया? इस तरीके से आपको सारे याद कर लेने हैं। अगला पॉइंट है पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब वारे तू रेगुलेट करेगा, पीटो इसको, भारत को तू रेगुलेट करेगा, नहीं करने देंगे ना तो पीट दो इसको। तो पीटो मतलब वारे भी उसको, ये सेम याद हो गया हमको। तो वारे से रेगुलेटिंग एक्ट और पीट्स इंडिया एक्ट, ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो गए। दोनों किसने बनाया? वारेन हेस्टिंग ने बनाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कहां किसने बनाया? मिंटो ने बनाया। तो सिंपल है, 2 चार्टर एक्ट बने भाई, इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 3 है, 13, 33 और 53। क्या है? 13, 33 और 53, ये 3 में चार्टर एक्ट बने। तो तीसरा वाले 53 वाला जो है ये तो डलहौजी ने बनाया था, ये तो याद हो जाएगा, सिंपल है। डलहौजी, क्योंकि 1953 में उसने झांसी और अवध और इन सबका विलय करना शुरू कर दिया था ना, तो वो यही एक्ट था, ये कानून से उसने ये संशोधन करके प्रावधान किए। चार्टर एक्ट 1813 के समय था मिंटो और 1833 के समय था विलियम बेंटिक। ये दोनों आपको याद रखने हैं।
33 ने बैंड लगा दिया था, बैंड को खत्म कर दिया था व्यापार पर। आपको याद हो तो 1833 के अधिनियम की मूल बात थी कि इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारी चीजों के व्यापार को मुक्त कर दिया था, बैंड को हटा दिया था। याद रह जाएगा बैंडिंग। सती प्रथा निषेध अधिनियम कानून किसने बनाया था? बेंटिक ने। अब देखो इस शब्द को ढंग से पढ़ोगे तो पूरा रटा जाएगा। सती प्रथा निषेध, निषेध को हम क्या कहते हैं? बैन कर देना, बेंड कर देना, है ना, बंद कर देना, बंद कर देना, बेंड कर देना, बेंटिक कर देना। बोलो इसे, बंद कर देना, बेंड कर देना, बेंटिक कर देना। तो सती प्रथा बंद करने का कानून बेंटिक ने बनाया। कैसे बोलेंगे? सती प्रथा बंद करने का, निषेध माने बंद करने का कानून बेंटिक ने बनाया था। याद हो गया? बेटी के लिए बनाया था, बेंटिक ने बनाया था। एक दो बार ऐसा बोल लो, दिमाग में चिपक जाएगा, फिर भुलाएगा नहीं है। सती प्रथा निषेध अधिनियम किस गवर्नर ने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बेटी के लिए बेंटिक ने बनाया था। हो गया याद? चलो आगे, ये याद कर चुके हैं हम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो देखो, विधवा जो महिला होती है जिसका पति मर गया हो, वो डल हो जाती है ना, बड़ी डल सी उसकी आवाज रहेगी, डल से उसका चेहरा रहेगा, क्योंकि उसका पति मर चुका है, वो विधवा हो चुकी है। तो विधवा का पुनर्विवाह कराना है, लेकिन अब वो विवाह में चमकेगी थोड़ी, वो तो डल डल रहेगी। तो डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवाया था। या विधवा पुनर्अधिनियम के समय गवर्नर कौन था? डलहौजी था। रटा गया? आगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब जब भारत की परिषद बनी तो उसमें सबकी आंखें दुखने लगी कि क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, लेंस डाउन करके बैठे रहते हैं सब लोग, लेंस डाउन कर लो। तो भारतीय परिषद अधिनियम में सब लेंस डाउन करके बैठ गए, तो लेंस डाउन गवर्नर याद हो गया। और आगे बढ़ो, मार्ले मिंटो सुधार याद करने की जरूरत नहीं, रटा हुआ है लॉर्ड मिंटो। मिंटो के समय आया मिंटो, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में चेम्सफोर्ड के समय आया चेम्सफोर्ड। तो ये दोनों तो वैसे ही याद हो गए। साइमन कमीशन के समय कौन था? ये एमपीपीएससी पूछ चुके प्रश्न, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब साइमन कमीशन भारत आया या साइमन कमीशन कानून बना, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। कौन था? इरविन। अब देखो, साइमन कमीशन को हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हमसे जीत गया। जीतने को इंग्लिश में कहते हैं विन। क्या कहते हैं? वही WIN वाला विन। तो विन में लगा दो इरविन। तो इरविन ने ही जीत करके साइमन को बना दिया कमीशन। याद हो गया? अगला, शारदा। शारदा कानून भी कब आया? इरविन समय ही आया, याद रख लेना। भारत सरकार अधिनियम 1965, लॉर्ड वेलिंगटन। क्योंकि इस कानून से हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद लिए, टन भर हमने बातें इससे ले ली। तो टन भर ले ली मतलब वेलिंगटन हो जाएगा। टन भर चीजें हमने इससे सीख ली, तो भारत सरकार अधिनियम से हमने टन भर सीखा, तो वेलिंगटन हो गया। अगस्त प्रस्ताव, लीन लिथ गो। देखो, अगस्त प्रस्ताव में हमने कहा कि भागो यहां से, गो। सोनू आप क्या कह रहे हो? सर प्लीज थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स इंक्लूड कर देंगे क्या? हाँ, कर दूंगा सोनू, अगली बार से मैं इंग्लिश टर्म्स इंक्लूड कर दिया करूंगा। अगस्त प्रस्ताव अभी याद कर लो, सिंपल सा है। अगस्त में जो प्रस्तावना हुई उसमें हमने सबको बोला गो हो जाओ, तो गो हो गए, लीन लीड गो हो गया। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन जो है, ये क्रिप्स मिशन ड्राफ्ट लीन लीड गो के समय आया। तो ये आखिरी के दो तो वैसे ही याद कर लो, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों लीन लीड गो के समय आया। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। वेवेल योजना के समय कौन गवर्नर था? अभी पलट के देखो, 2017 या 18 के प्रीलिम्स परीक्षा में ये प्रश्न था। रेंडमली ये प्रश्न आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज के दो टॉपिक हमने रट लेने हैं। आपके दिमाग में, आपकी कॉपी में सारी चीजें सेट होनी चाहिए। जो 100 टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, वो हर बच्चे को, जो मेरा बच्चा है, जो मुझसे पढ़ रहा है, भाई अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ना, तुम्हें मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया सर कैसे पढ़ाएंगे। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो भाई मुझे मैसेज करो, फीस वापस करो, जाओ आप प्रणाम करो, मैं नहीं हो पाऊंगा, मतलब मैं नहीं करा पाऊंगा पास। आपको पास होना है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो रट लो, आज ही बैठकर इसको रट्टा मार लो। मैं जब 2-2 क्लास लेने लगूंगा तो डाटा बहुत हो जाएगा, तैयार हो जाओ, धीरे धीरे मैं करूंगा, जिस दिन कर दूंगा उस दिन बताऊंगा भी नहीं, कर दूंगा फिर। तो अभी कोशिश करो कि बहुत तैयार कर लो अपने आप को, हमें 100 दिन में बहुत तैयारी करनी है, पास होना है इस बार परीक्षा में, प्रीलिम्स में कुछ भी हो जाए पास होना है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। अब बहुत सारी बातें करने के बाद
तीन छोटी छोटी सी बातें याद कर लो, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन। तो माउंटबेटन के समय तो माउंटबेटन है, कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड वेवेल है, और अगला एक पॉइंट ये, वेवेल योजना के समय भी वेवेल। तो वेवेल योजना इसीलिए वेवेल योजना कहलाई क्योंकि वेवेल था उस समय। फिर कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल है, ये याद रख लो। थोड़ी सी बातें अगर याद रह गई हो तो अब मैं विदा लेता हूं क्योंकि बहुत देर कर दी आपकी। कल हम अगला जो पॉइंट है वो सेकेंड यूनिट का एनालिसिस भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले पहली यूनिट में कुछ टॉपिक तो और अच्छे से पढ़ा दूं मैं। सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।